Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. हम लोग पिछले क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में सीख लिए थे। अब थोड़ा और भी कंसेप्ट देखेंगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन हम दो तरह का निकालते हैं। एक मेरा कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग दो तरह का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? तो एक्चुअली आप पढ़े थे कि इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी एरिया अंडर ए कर्व, एक कर्व के भीतर का एरिया निकालने से। ठीक है, जब इरेगुलर ज्योमेट्री होती है तब। तो हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, यहाँ आपको पता है कि हमें कहाँ से कहाँ के बीच का एरिया निकालना है। क्योंकि कोई भी ग्राफ आप बनाएंगे तो रीजन यहाँ पे कन्फर्म है कि हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिया था कि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। सॉरी, यहाँ बी होगा, x इज इक्वल टू बी। मतलब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स रखते हैं और इनके बीच का एरिया जब निकालते हैं तो ये मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। यहाँ हम लोग ग्राफ के भीतर का एरिया निकालते हैं बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो ये मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, जहाँ ए को हम लोग लोअर लिमिट बोलते थे और बी को अपर लिमिट बोलते थे। ये मेरा लोअर लिमिट कहलाता था और बी मेरा अपर लिमिट कहलाता था। ठीक है, अब देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई स्पेसिफाइड पॉइंट्स नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी फंक्शन दिया है तो आप इसका ग्राफ अनलिमिटेड बना सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब कि x का कोई भी वैल्यू सिलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और ग्राफ आपका, हम यहाँ तक ग्राफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ यहीं तक है। आप इधर भी x का वैल्यू लेके ग्राफ इधर भी जा सकता है, आगे भी बहुत दूर तक ये बढ़ सकता है। तो अनलिमिटेड ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि कोई स्पेसिफाइड पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है कि हमको कहाँ से कहाँ के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये पहले बेसिक अंतर है कि हम दो तरह का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब डेफिनिट इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इंडेफिनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलरेडी आप सीखे हैं कि ए मेरा लोअर पॉइंट है और बी मेरा अपर पॉइंट है, अपर लिमिट। यही दो के बीच हमें निकालना है एरिया। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन साइन फंक्शन और ये वेरिएबल वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ए टू बी। यहाँ हम ए और बी इंटीग्रेशन साइन पे डाल देते हैं। ए मेरा लोअर लिमिट है और बी मेरा अपर लिमिट है। तो ये बता रहा है कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन साइन पे कुछ भी नहीं डालते हैं। तो ये मेरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कोई लिमिट, आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों को निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए अब क्या करते हैं, देखिए हम पहले इंटीग्रेशन पहले डेफिनिट का देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन हमको दिया है, मान लीजिए इस f(x) दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है a से b तक। तो हम सिंपली पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करके कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो मान लेते हैं ये रिजल्ट आया f(x). ठीक है, कैपिटल F(x), एक दूसरा फंक्शन आ गया। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके नीचे और ऊपर जो लिमिट है वो चढ़ा लेंगे। तो लोअर लिमिट a था तो a लिख दिए, अपर लिमिट b है तो b लिख दिए। ठीक है,
तो पहला काम तो इंटीग्रेशन करना है, जैसे हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं उस हिसाब से पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे। लिमिट को इंटैक्ट रखेंगे, लिमिट को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लोअर और अपर के रूप में। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में पहले अपर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो जो x का फंक्शन आया तो यहाँ x का ही वैल्यू है b और x का ही वैल्यू है a, यहाँ से यहाँ तक ये वैरी कर रहा है। तो पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे जब x b हो, मतलब f b निकालेंगे। ठीक है, और फिर अपर लिमिट रख के वैल्यू निकाल लिए, फिर लोअर लिमिट डाल के वैल्यू निकालेंगे तो एफ ए हो जाएगा, और फिर इन दोनों को घटा लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद जब रिजल्ट आए तो उसमें अपर वैल्यू डालेंगे, फिर लोअर वैल्यू डालेंगे और घटा लेंगे, तो मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण भी देखिए। जैसे मान लेते हैं हमको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट इसका दिया है 2 to 3, 2 से 3 के बीच में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। तो चलिए ये आपका रिजल्ट आ गया x³/3। ठीक है, अब क्या करना है, x³/3 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देना है। तो लोअर लिमिट 2 था तो 2 लिख दिए, अपर लिमिट 3 है तो 3 लिख दिए। तो x³/3 रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन का और लोअर लिमिट डाल दिए। अब यही वो फंक्शन है जो कैपिटल F(x) लिख रहे हैं, वो मेरा है x³/3। अब इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है जब x 3 होता, तो x के जगह 3 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, तो x के जगह 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ गया पहला टर्म। और फिर जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ गया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो हम पहले अपर वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल लिए, फिर लोअर वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल लिए और इन दोनों को घटा दिए, तो यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/3 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, 1/3 बाहर आ जाएगा। तो ये 3 का क्यूब, तो 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 हो गया, और माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, तो 27 माइनस 8 हो गया। 27 में से 8 घटा लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने का तरीका हुआ। ठीक है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो कोई लिमिट तो दिया नहीं है, तो हम सीधे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x³/3 आ जाएगा, जैसे x² का हम इंटीग्रेशन किए हैं, और इसमें एक कांस्टेंट अपनी तरफ से जोड़ देंगे, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको देखिए ऊपर हम दिखाए हैं कि हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, जैसे इंटीग्रेशन f(x) dx, तो हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लिए, कैपिटल F(x) रिजल्ट आ गया है, जो रिजल्ट आया है उसमें एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे, वेयर c इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। इसका मीनिंग होगा कि चूंकि ग्राफ जो आप बनाए हैं वो तो अनलिमिटेड है, ग्राफ कहीं भी जा सकता है, तो हम सर्टेन रीजन का एरिया बता रहे हैं और बाकी रीजन का जो एरिया है उसको हम एक कांस्टेंट टर्म के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं। ओके, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने कांस्टेंट क्यों जोड़ा, तो आप इसको एक रिजल्ट से देखिए कैसे हम कांस्टेंट को जोड़े हैं। देखिए, अगर हम कहें कि x² का आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2x। ठीक है, और x² + 5 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ दो टर्म है तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, और फिर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया और एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। ठीक है, अब इसको रिवर्स कीजिए। तो पहले यहाँ अगर रिवर्स करते हैं तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से रिवर्स करते हैं अगर उल्टा करते हैं तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखिए अगर ये दो डिफ्रेंशिएशन यूज कर रहे हैं तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो दोनों भेग हो गया। एक बार 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेन इंटीग्रेशन है और प्लस 5 यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस 0 हम लोग लिख दिए, यही सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा इंडेफिनिट है। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 100 रखेंगे तब भी रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर ही। ठीक है ना, 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा और प्लस 100 लिखना होगा। तो चूंकि ये टर्म वेग है तो इसलिए हम लोग इसको प्लस c लिख के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो ये मेरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो तरह का इंटीग्रेशन आप देख लिए। अब देखिए कुछ हम रूल्स देखते हैं इंटीग्रेशन का, सम रूल्स ऑफ फॉर इंटीग्रेशन। आप डिफ्रेंशिएशन का भी कुछ रूल्स सीखे थे, उसी तरह इंटीग्रेशन का भी कुछ रूल्स है। तो देखिए पहला रूल क्या है कि अगर एक कांस्टेंट टर्म दिया है, एक फंक्शन दिया है और इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो वेयर c इज ए कांस्टेंट एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। u है सो x का फंक्शन है और c एक कांस्टेंट है, तो हम इसमें इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, c बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन बचा उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा कि एक कांस्टेंट और एक फंक्शन दिया हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए। उदाहरण भी देखिए, मान लीजिए आपको 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो 3 आ गया c के जगह, कांस्टेंट टर्म है, और x स्क्वायर के जगह u है। ठीक है, तो 3 को बाहर कर लीजिए और x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लीजिए। 3 बाहर चला गया और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x³ फार्मूला पे आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन xn dx क्या होता है, तो xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, x पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3, तो x³ आ जाएगा। 3 से 3 काट देंगे तो x³ रिजल्ट आ गया और प्लस c जोड़ दिए, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये पहला रूल हो गया कि एक कांस्टेंट टर्म और एक फंक्शन दिया हो तब उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर बहुत सारा फंक्शन 1 by 1 दिया हो प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, देखिए अब हम 3 फंक्शन ले रहे हैं, u है, v है, w है। u, v, w सब है, सो x का फंक्शन दिया हुआ है और इन दोनों के बीच आइदर प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 2 या 2 से अधिक टर्म प्लस और माइनस साइन के साथ जुड़ा हुआ हो और उनको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो जितना भी टर्म है सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला टर्म है u, तो u को इंटीग्रेट कर लिए। फिर दूसरा टर्म है v, तो v को इंटीग्रेट कर लिए, v dx। तीसरा टर्म है w, तो w को इंटीग्रेट कर लिए। तो सारे टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे और बीच में जो साइन रहेगा वही साइन डालेंगे, प्लस है तो प्लस डाल दिए, माइनस है तो माइनस डाल दिए। ओके, तो ये फार्मूला बन गया कि अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस और माइनस साइन के साथ अगर जुड़ा है तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया है, ठीक है, x टू द पावर माइनस 7 प्लस x माइनस 1
प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3/2। अब ये तीन टर्म है और तीनों टर्म प्लस साइन के साथ जुड़ा है, तो अब तीनों को अलग अलग हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो पहला टर्म हो गया एक्स टू द पावर -7, दूसरा टर्म हो गया एक्स टू द पावर -1 और तीसरा टर्म हो गया एक्स टू द पावर -3/2। इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, बीच में प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन डाल देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। तो एक्स टू द पावर -7 है तो आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है xn dx का फॉर्मूला xn + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो पावर आपका यहाँ -7 है तो -7 + 1 डिवाइडेड बाय जो पावर है उतने से डिवाइड करना है, तो -7 + 1। ठीक है, पहला टर्म हो गया। यहाँ x टू द पावर -1 है तो x टू द पावर -1 एक्चुअली 1/x dx है। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ log ex हम डाल दिए। देखिए यहाँ पावर फार्मूला ये यूज नहीं होगा, क्योंकि -1 कीजिएगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा नीचे, और 0 से भाग देना नहीं है आपको, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये तभी वैलिड है जब n का वैल्यू 1 नहीं हो तब। ठीक है, x जब 1 नहीं है तभी ये फार्मूला लागू होगा, -1 नहीं है तब। ओके, n का वैल्यू -1 जब नहीं होगा तभी ये लागू होगा, -1 होगा तो उसके लिए हम उसको log x लिखेंगे। तो ये सेकेंड टर्म हो गया। और x टू द पावर -3/2 है तो -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। तीनों टर्म को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो -7 + 1 हो गया -6, तो x टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय -6। दूसरा टर्म तो log ex है ही, और -3/2 + 1 कितना हो जाएगा? तो -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -1/6 अलग कर लिए, x टू द पावर -6 प्लस log ex और -1/2 इधर ले आए, तो आ गया आपको x टू द पावर -1/2 + c। ओके, तो नाउ दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये सेकेंड रूल हो गया कि अलग अलग फंक्शन अगर दिया हुआ है प्लस और माइनस साइन के साथ तब। अब मान लेते हैं कोई फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहले ax + b, आप पिछले क्लास में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी पढ़े थे कि ax + b यहाँ दिया है, ये x का फंक्शन है और टोटल जो है वो ax + b का फंक्शन। तो इस तरह से अगर टर्म है तो क्या करेंगे, तो ax + b इसको अगर हम कोई टर्म मान लें, u मान लें, तो u का पावर n हो गया। तो फार्मूला क्या है, u का पावर n है तो n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 करते हैं। तो ax + b जो u है मेरा, उसका पावर हम n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 कर लिए। ठीक है, जो पहले का फार्मूला है उस फार्मूला पे डिवाइड कर ली, इसको इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d/dx ax + b। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही मेरा रिजल्ट होगा। तो ax + b को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली a बचेगा, b कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 है तो सिंपली a आ जाएगा। तो ये a हो गया, और इधर से मेरा ax + b टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। प्लस c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो हम जोड़ेंगे। तो अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें 3x + 5 टू द पावर 7, 3x + 5 इसका पावर 7 है, अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, तो 3x + 5 लिखेंगे। अब इसके पावर को जो 7 है तो 7 में हम 1 जोड़ लिए, 7 + 1 हो गया ऊपर, और 7 + 1 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 3x + 5 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इधर
तो इधर आ गया 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 प्लस 0, और ये 3x प्लस 5 पावर आप जोड़े हैं, 7 प्लस 1 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 हो गया, इंटू 3 प्लस 0, तो ये 3 हो गया, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24 हो गया, बाहर ले लिया 1/24, और इधर हो गया 3x प्लस 5 टू द पावर 8। ठीक है, और एक c हम जोड़ दिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में। तो ये तीसरा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और अब एक और चौथे रिजल्ट को देखते हैं। चौथा रिजल्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन से है। तो ये हम आपको पहले भी बताए हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एक्चुअली कैसे निकालते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने पे एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई भी फंक्शन स्मॉल f(x) दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। ठीक है, तो हम पहला काम करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट किए तो मेरा रिजल्ट आ गया कैपिटल F, एक नया फंक्शन आ गया। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लेते हैं, a और b। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो fb हो गया, फिर लोअर लिमिट a का वैल्यू डालेंगे तो fa हो गया, और इन दोनों को घटा लेंगे। तो ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रिंसिपल है। अब इस पे एक उदाहरण भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको sin x को इंटीग्रेट करना है और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। तो 0 से π/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है sin x को। तो हम पहले sin x को इंटीग्रेट कर लें। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। तो -cos x लिख लिए पहले, ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दिए। अब अपर लिमिट का वैल्यू डालिए, तो x के जगह π/2 डालना है। ठीक है ना, तो π/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा -cos π/2। ठीक है, फिर 0 डालिए तो क्या हो जाएगा, -cos 0, -cos 0 डिग्री हो गया। और इसको घटा लें तो माइनस साइन लगा दिए। अब cos 90 होता है 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और इधर माइनस और माइनस प्लस हो गया, और cos 0 डिग्री, cos 0 1 है, तो रिजल्ट आपका 1 आ गया। ओके, तो ये कुछ इंटीग्रेशन का बेसिक रूल्स था जो हम लोग सीखे। ओके, तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स को समझ चुके हैं। इतना कंसेप्ट हमें फिजिक्स में जरूरी पड़ता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो बार बार हमें यूज करना पड़ेगा, उतना चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।